हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम लोग यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड मैपिंग या कह लीजिए विश्व भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या है, हमारा जो चल रहा था यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आज जो हमारी जो क्लास है दोस्तों, आज वो 5वीं क्लास है। ठीक है, यानी हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी यूरोप कॉन्टिनेंट की कर चुके हैं और आज 5वीं क्लास है। तो उससे पहले मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। जैसे कि जब हमने फर्स्ट क्लास यूरोप कॉन्टिनेंट की स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया कि यूरोप कॉन्टिनेंट अर्थ पर कहां पर लोकेटेड है, यानी उसके नॉर्थ में क्या है, उसके साउथ में क्या है, वो है कहां पर अर्थ पे। तो मैंने ये सारी चीजें आपको पहले बताई। देन फिर मैंने उसी क्लास में फिर मैंने आपको नॉर्थ से पढ़ाना शुरू किया कि यूरोप जो है, यूरोप के नॉर्थ में फिर मैंने आपको 3 कंट्री पढ़ाए। कौन कौन से दोस्तों? नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड। इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों वहीं पर आसपास के और कंट्री हैं, आइसलैंड है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी। फिर मैंने दोस्तों सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपको फिर कहा कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यूरोप के सेंटर में आए तो हमने कहा कि दोस्तों यूरोप में दोस्तों क्या है, हम लोग एक कंट्री को सेंटर बनाएंगे जिसका नाम है दोस्तों जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। और फिर हमने क्या किया, इसके थ्रू, इस देश के थ्रू हमने 9 देश और इसके आसपास पढ़ लिए। यानी यहां पर हमने फिर पोलैंड पढ़ा, पोलैंड नहीं दोस्तों, डेनमार्क। मैंने कहा यहां पर इसके नॉर्थ में दोस्तों देखेंगे आप तो यहां पर डेनमार्क है। ठीक है, फिर यहां पर मैंने आपको कहा कि ये पोलैंड है यहां पर दोस्तों। फिर यहां पर दोस्तों आपको मैंने कहा चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक है। ठीक है, फिर इधर मैंने आपको बताया कि यहां पर इसके दोस्तों ऑस्ट्रिया है। ठीक, यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। फिर यहां पर मैंने आपको कहा कि यहां पर दोस्तों फ्रांस है। फिर इधर आप देखेंगे तो यहां पर लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग दोस्तों। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेल्जियम है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर नीदरलैंड है, नीदरलैंड। अगर इस तरीके से बात करें तो हमने जर्मनी को सेंटर बनाकर और जर्मनी के चारों तरफ की 9 कंट्री हमने देख ली थी, क्योंकि ये सारे देश जो है जर्मनी से बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से आप यूरोप में अपने जो एटलस है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये हमने 9 कंट्री आपको पढ़ाई थी। ठीक है, यानी हमने पहले जर्मनी सेंटर बनाया और फिर हमने, क्योंकि यूरोप में बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा देश है आसपास है, तो हम किसी एक कंट्री को सेंटर बना के उसके चारों तरफ के कंट्री पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा और हम जान पाएंगे कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, किसके ईस्ट में किसके वेस्ट में। ठीक है, तो फिर मैंने सेकंड क्लास में दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ाया। ठीक है, और फिर मैंने इनके डिटेल में सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में खराब लग रहा है। फिर मैंने आपको दोस्तों क्या किया है कि इनके सारे देश के डिटेल, सारे देशों का डिटेल बताया मैंने कि कौन किस में डिटेल। जैसे मैंने आपको जर्मनी में बहुत सारे प्लेस पढ़ाया, हम्बर्ग पोर्ट पढ़ाया है ना, म्यूनिक पढ़ाया दोस्तों। फिर मैंने आप बोन पढ़ाया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कई प्लेसेस पढ़ाए जर्मनी के अंतर्गत। फिर मैंने आपको इस तरह स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इस तरीके से मैंने फिर सब देश के अंतर्गत कौन कौन सी सिटी, कौन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में दोस्तों, कल हम जब क्लास कर रहे थे, कल हमने दोस्तों आपको बताया कि हंगरी, कल हमने दोस्तों एक और कंट्री को सेंटर बनाया था, हंगरी। किसको दोस्तों? हंगरी, हंगरी को सेंटर बनाया। और मैंने कहा कि दोस्तों हंगरी के दोस्तों अगर हम आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पर आपको स्लोवाकिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर दोस्तों इसके ऑस्ट्रिया है। फिर यहां पर आप कहेंगे तो इसके दोस्तों स्लोवानिया है, स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया है। फिर यहां पर अगर आप बात करेंगे तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया है। मैं दोस्तों अभी हिंदी में भी सारे शब्द मैंने लिखाए हैं, यहां पर मैं इंग्लिश सिर्फ लिख रहा हूं। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके देखो सर्बिया मिल जाएगा आपको। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो रोमानिया मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर देखेंगे तो यूक्रेन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों कल हमने दोस्तों क्या किया, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई यहां पर। ठीक है, यहां पर कल मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई और मैंने कल इनके बारे में फिर डिटेल से पढ़ाया, आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं अपने एटलस में, एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए हम लोग, जैसे ये आप एटलस है दोस्तों। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा मगर थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने नॉर्थ है, जैसे नॉर्थ में मैंने आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये पढ़ा है। फिर देन इसके बाद मैंने जर्मनी देखी, यहाँ पर है जर्मनी दोस्तों, मैंने यहाँ सेंटर बनाया, इसके चारों तरफ ये कंट्री पढ़ा है। फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हंगरी दिख रहा होगा, हंगरी को, फिर मैंने इसके आसपास की कंट्री पढ़ा है। और आज हम लोग दोस्तों यहाँ साउथ में, जो यूरोप का जो साउथ है, यानी जहाँ पे आपको ग्रीस, एथेंस ग्रीस दिखेगा, ठीक है, ये कैस्पियन ब्लैक सागर और उसके आसपास के जो कंट्री है, और जो एजियन सागर है उसके आसपास की कंट्री आज हम लोग देखेंगे। और वहां पर भी क्या करेंगे, एक कंट्री को सेंटर बनाएंगे, उससे चारों तरफ देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी है पढ़ने की, ताकि यूरोप के कंट्री जो है हमसे एक भी छूटे ना और हम अच्छे से उनको वेल तरीके से कर पाएं, ठीक है। तो मैंने इनके बारे में कल आपको डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर इसके बारे में और आगे आते हैं। इस तरीके हमने फिर यूक्रेन को भी सेंटर बना के दोस्तों आपको चीजें बताएं कि यूक्रेन से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहां पे मैंने यूक्रेन को क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए है क्योंकि यूक्रेन एवं रसिया के मध्य में दोस्तों क्या है, वॉर चल रहा है। तो इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं यूरोप के। तो मैंने कल आपको पूरा बताया था और यूक्रेन के बारे में बहुत डिटेल से मैंने लिखाया था, उसके बारे में एक एक शब्द मैंने आपको लिखा है। वहां पे मैंने आपको देखो, जैसे क्रीमिया पेनिनसुला पढ़ाया मैंने आपको, स्नेक आइलैंड पढ़ाया मैंने आपको, फिर उसमें, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको वहां पर ओडेसा प्लेस पढ़ाया, खारकोव पढ़ाया, कीव पढ़ाया, ठीक है, डोनेट्स्क पढ़ाया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे प्लेसेस वहां पर पढ़ाए। तो आपको दोस्तों देखना है कल की क्लास, और जो इससे पहले जितने भी यूरोप की क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आज हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने आगे की ओर बढ़ने की, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जो भी बच्चे नए हैं उनको समझ में आ गया कि उनका क्या छूटा है और उनको क्या कवर करना है। और आपको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं लेनी, आपको नई वीडियो मिलती तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना ही दी है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है सारी वीडियो ऐड करके प्लेलिस्ट में डाल, इसी प्लेलिस्ट जो है इसकी लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से ले लें। और सारी क्लासेस जो भी नए आज पहली बार देख रहे हैं तो उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और जिन्होंने अभी तक देखी है, पिछली क्लासेस कुछ रह गई हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, और हाँ मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कि हमारा दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक भी मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से शेयर कर दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि क्या हो कि कोई भी वीडियो, जैसे कुछ क्या होता है, टेक्स्ट अगर मैं कराऊंगा या आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड कराना होता तो मैं वहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। हालांकि पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, आपको बहुत कम ही रेयर केस में पीडीएफ मिलती है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहीं लिखाता हूं, तो आपको मेरे साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। पीडीएफ में कब देता हूं, जब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होती है, जब बहुत ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं रहेगा, कि हमें कुछ अपनी तरफ से एड ऑन नहीं करना है, वो सिर्फ आपको समझाने, तो मैं फिर वहां पर पीडीएफ देता हूं। अदरवाइज मैं सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल होती है, जो चीज़ें लिखने वाली होती है, मैं खुद ही लिखता हूं, खुद ही आपको नोट्स बनाता हूं, तो आप खुद में मेरे साथ ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों अब आगे की बात। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में। हमने बताया कि हम लोग साउथ के जो कंट्री है वो पढ़ने जा रहे हैं। कौन से साउथ वाले कंट्री, तो देखिए ये जो आपको रेड कलर की यहाँ पर जो कंट्री भीड़ दिख रही है छोटी छोटी सी, इनको करेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आज हम लोग दोस्तों इसी तरह से एक कंट्री को सेंटर बनाएंगे, और उस कंट्री का नाम है दोस्तों मैसेडोनिया। क्या नाम है, और आपको एक चीज नई और सीखने को मिलेगी कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहा है कि मैसेडोनिया की और एथेंस ये एक ही जगह पर है। तो दोस्तों गलत सुनते आ रहे थे और गलत पढ़ते आ रहे थे और गलत जान रहे थे आज तक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैसेडोनिया हिंदी में भी लिखूंगा मैं, अब परेशान नहीं होना, आपको हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैसेडोनिया का अगर हम सेंटर बनाते हैं, तो मैसेडोनिया का अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ यानी दोस्तों इसके उत्तर में देखेंगे, तो इसके उत्तर में मेरे दोस्तों क्या है, इसके उत्तर में है दोस्तों सर्बिया। क्या है दोस्तों, इसकी उत्तर में सर्बिया। अगर आप इसके इधर देखेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों क्या मिलेगा, यहां पर आपको दोस्तों मिलेगा अल्बेनिया, ठीक है, अल्बेनिया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसकी मिलेगा ग्रीस, ठीक है। और आप अगर इधर देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों बुल्गारिया, सॉरी, हाँ बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको यहां पर बुल्गारिया, ठीक है, सॉरी सॉरी दोस्तों, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो आप इसको बनाइए अपनी कॉपी में पहले तो, ठीक है।
तो मैसेडोनिया दोस्तों सेंटर में रखते हैं, तो दोस्तों हम 4 देश आराम से इसके कवर कर ले सकते हैं। एक तो सर्बिया हम देख लेंगे, अल्बानिया इसकी इधर है वेस्ट में, और मैसेडोनिया के दोस्तों साउथ में क्या है दोस्तों, ग्रीस, और इधर देखेंगे तो बुल्गारिया। आपको आप एटलस में देखेंगे तो आपको एटलस में छोटा सा दिख जाएगा दोस्तों मैसेडोनिया, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो अब हम चलते हैं दोस्तों मैसेडोनिया की बात करते हैं। और मैसेडोनिया की दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपिटल क्या है, ठीक है, और लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, और जो मैं डायग्राम बनवा रहा हूं वो आप बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो देश है वो है मैसेडोनिया, ठीक है बच्चों। तो मैसेडोनिया हिंदी में कैसे लिखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश से कोई चीज टेंशन लेने टेंशन लेनी ही नहीं, ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं लिखने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं सारी चीज लिखाता हूं, ठीक है। बस आपको कैपिटल तो मतलब समझिए ना दोस्तों, राजधानी, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है वैसे दोस्तों क्या होगी, इसी देश इसकी भी कोई दोस्तों राजधानी होगी। तो इसकी जो कैपिटल उसका नाम है दोस्तों स्कोपजे। क्या नाम है, स्कोपजे, स्कोपजे, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों स्कोपजे, स्कोपजे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। थोड़ा हम लोग एंशिएंट काल में जाते हैं। जो हम लोग सिकंदर महान के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप सबने पढ़ा होगा उनके बारे में, ठीक है। उसको लोग महान बोलते हैं, सिकंदर महान क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे का एक रीजन वो लोग देखते हैं कि इसने विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, ठीक है, यानी सबसे बड़ा विजेता इसको माना जाता है सिकंदर को, ठीक है। वो अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारा, ठीक है, तो उसको बहुत बड़ा विजेता मानता है, और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो मैसेडोनिया में ही था वो दोस्तों, वो मैसेडोनिया में ही पैदा हुआ था, ठीक है, मैसेडोनिया में ही पैदा हुआ था। और उसके गुरु का नाम आप सुनते होंगे दोस्तों अरस्तु, ठीक है, अरस्तु आपने नाम सुना होगा, वो भी मैसेडोनिया में ही रहते थे, ठीक है। तो एक महान दार्शनिक था दोस्तों जिसका नाम है अरस्तु, जो हम लोग पढ़ते हैं, और एक महान विजेता था, ठीक है, जिसको दोस्तों सिकंदर। तो 2 महान लोगों को की धरती है ये दोस्तों मैसेडोनिया, ठीक है, 2 महान लोगों की धरती है ये दोस्तों मैसेडोनिया। अरस्तु जो महान दार्शनिक हुए हैं, महान राजनीतिक हुए हैं, महान चिंतन हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन थे, वो अरस्तु दोस्तों यहीं पे रहते थे। और दोस्तों एक महान विजेता रहा है जिसने सबसे पहले विश्व साम्राज्य विस्तार शुरू किया था दोस्तों, जो दोस्तों है कौन, सिकंदर, ठीक है। हालांकि वो महान था या नहीं था, इसका पैरामीटर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अलग है, मैं उसको महान नहीं मानता हूं, ठीक है। लोग उसे महान कहते हैं, क्योंकि महान कहने के पीछे दोस्तों ये लॉजिक नहीं होना चाहिए कि उसने महान कहने के पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए। लॉजिक ये होना चाहिए कि दोस्तों उसने हमें क्या दिया, या हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें क्या दिया, ठीक है। महान का पैरामीटर ऐसे तय होना चाहिए, ना कि किसी ने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, और उस साम्राज्य को ऐसे भी नहीं कि मान मलवल करके। उसने जब साम्राज्य विस्तार किया ना दोस्तों, लाखों लोगों को मारा, और लाखे ऐसे निर्दोष लोगों को मारा। जहां पर ये युद्ध करता था, अगर कोई इसकी समर्पण नहीं करता था इसके आगे, तो दोस्तों वहां पर राजा के सहित दोस्तों वहां की प्रजा तक को मारता था। तो क्या है, ये नृशंसता थी एक तरीके की, और इस पैरामीटर को हम ध्यान रखते उसको महान कह रहे हैं। हम इस आधार पर लोगों को अगर महान बना लेंगे ना दोस्तों, तो ISI जो लोग हैं ना, जो आतंकवादी हैं, वो भी तो क्या कर रहे हैं, वो भी तो देश में अपने साम्राज्य, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और वो किस तरीके, उनका तरीका गलत है, इसीलिए तो हम लोग दोस्तों उनको गलत मानते हैं, क्योंकि वो लोग लोगों की हत्या कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम उनको आतंकवादी कहते हैं, ठीक है। और हम इस अकॉर्डिंग, इन्होंने हमें क्या दिया था, सिकंदर ने दोस्तों हमें कुछ नहीं दिया ना। तो हमें एक अच्छा प्रशासन तंत्र दिया, कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं दिया जिसको आइडियल बनाकर हम कह सके कि हमें पूरा विश्व को उसने एक प्रशासन दिया। किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी ने भी सिकंदर का जो प्रशासन उसको नहीं अपनाया। तो जब उसने कोई प्रशासन नहीं दी, किसी संस्कृति को कोई संरक्षण नहीं प्रदान किया, ना समाज को कोई ऐसा उदाहरण दिया उसने, और फिर भी हम उसको महान कह रहे हैं। महान कहने के पीछे का रीजन यही है बस कि उसने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर साम्राज्य बनाया दोस्तों, और किस तरीके से बनाया ये भी तो तरीका होना चाहिए ना भाई। साध्य हमने जो लक्ष्य बनाया है उसको पाने के तरीके भी तो सही होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं दोस्तों कि हमको कुछ पाना है तो हम कितना भी गलत करके उसको पाएं, तो फिर क्या हो गया, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया है ये भी तो मेन रखता है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे नज़र में दोस्तों ये महान, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि हमारी नज़र में महानता का कोई और पैरामीटर है। आप लोग मानते हैं तो मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ, आपका सोचने का नज़रिया कुछ और होगा, हमारा सोचने का बड़ा नज़रिया कुछ और है। क्योंकि हमें समाज में हमें समाज में कुछ दे जाए, समाज में कुछ उसका योगदान है, वो हमारे लिए महान, ठीक है। हम अशोक को महान क्यों कहते हैं, क्योंकि अशोक की महानता के पीछे का रीजन आपको मैं बता दूं दोस्तों। तो
क्या है कि जब अशोक ने कहा शांति ही दोस्तों क्या है एक मूल चीज़ होनी चाहिए किसी भी राज्य का, और दोस्तों उसने शांति का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। बौद्ध धर्म क्या था दोस्तों, शांति विस्तार किया, ठीक। उसने धर्म का विस्तार किया, ठीक है। उसने संस्कृति को संरक्षण दिया, उसने दोस्तों जो प्रशासन दिया वो आज हम लोग अपनाते हैं, पूरा विश्व अपनाता है। हमें दोस्तों उसने संस्कृति दी दोस्तों, ठीक है। तो इन सब कारणों से हम उसको महान बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी ये सारी और भी इसके पहलू हैं दोस्तों, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको थोड़ा सा बस दे जाना चाहते ताकि आपको मैसेडोनिया आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो मैसेडोनिया का दोस्तों क्या है, कैपिटल स्कोपजे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अपने ज्योग्राफी पाते हैं, अदरवाइज डाइवर्ट हो जाएंगे, वरना मैं क्या होता है ना, जब मैं ये सब बोलने लगता हूं तो फिर मैं बह जाता हूँ फ्लो में, तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। तो चलिए, कैपिटल दोस्तों क्या है, स्कोपजे। स्कोपजे दोस्तों कैपिटल है इसकी, ठीक है, मैसेडोनिया, ठीक। और हमें इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इनकी जान ली कैपिटल कहाँ पर है और इनकी कैपिटल क्या है और इनकी लोकेशन कहाँ है यूरोप में, बस इतना देखते चलना है, ठीक है। बाकी इनके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं पढ़ना, जिनमें डिटेल रहेगा मैं खुद वहां लिखाता हूं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सर्बिया दोस्तों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सर्बिया की मैंने कैपिटल आपको बेलग्रेड पढ़ा दी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। किसके साथ पढ़ाया मैंने, तो हंगरी के साथ जोड़ के पढ़ाया था। बट अब हम सीधे आ जाते दोस्तों अल्बानिया। तो दोस्तों अल्बानिया नेक्स्ट कंट्री है, अल्बानिया, ठीक है। ठीक है, अल्बानिया, ठीक। तो दोस्तों अल्बानिया की दोस्तों जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, इसकी जो कैपिटल है वो है दोस्तों तिराना, मेरे बच्चों तिराना। क्या कैपिटल है इसकी दोस्तों, तो तिराना, तीर मारे अखियों से, ठीक है, तिराना। तो कैपिटल दोस्तों इसकी अल्बानिया की जो कैपिटल है मेरे बच्चों वो है तिराना, ठीक है कहां पर दोस्तों, तो आप देखिए मैसेडोनिया के दोस्तों वेस्ट में, मैसेडोनिया के वेस्ट में, और आपको यहीं पर दोस्तों एक सागर मिल रहा होगा, देखेंगे आयोनियन सागर, ठीक है। तो आप वहां पर देखेंगे एजियन सागर, आयोनियन सागर, ये सारे सागर जो हैं इसी यहीं आसपास में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों अल्बानिया मेरे बच्चों, अल्बानिया दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियरली है, बहुत अच्छे से चमक रहा है दोस्तों आपको सब कुछ, ठीक है। चलिए कैपिटल हो गई। इसके बाद दोस्तों अल्बानिया के बाद दोस्तों साउथ में देखिए, ये ग्रीस है दोस्तों, ठीक है, ग्रीस। और दोस्तों अब आपके भ्रम निकल गया होगा ना कि मैसेडोनिया और ग्रीस अलग अलग दो देश है, मैसेडोनिया और ग्रीस दो अलग अलग देश हैं, और ग्रीस की राजधानी जो है वो है दोस्तों एथेंस, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो ग्रीस, हम भी बात दोस्तों छोटे थे ना जब, तो मैं सोचता था जो ग्रीस है ना जो, और ये मैसेडोनिया वो एक ही है, ग्रीस एक देश है मैं सोचता था, और मैसेडोनिया उसके अंदर एक शहर है, एक सिटी है, मैं ये सोचता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला नहीं ये तो है ही नहीं दोस्तों, ये तो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता है, लगना नहीं होना था जी, लगता तो हमें बहुत कुछ है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ग्रीस, ग्रीस दोस्तों ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, ग्रीस की दोस्तों कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, इसकी कैपिटल क्या है, यानी इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी दोस्तों सब लोग जानते हैं, एथेंस। दोस्तों ये जो एथेंस है ना, ये बहुत खतरनाक राज्य था एक समय का, एथेंस और स्पार्टा, आपने सुना होगा एथेंस और स्पार्टा के नाम पर दोस्तों, आपने शायद एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो उसमें है एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा दोस्तों तो बहुत ये लड़ाकू राज्य थे दोस्तों। यहाँ पर क्या होता था उस जमाने में, प्राचीन काल में, जहाँ पर हमारे भारत में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जहाँ पर भारत में या अदर जगह पर स्त्रियों को दोस्तों, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, सामाजिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ एथेंस एंड स्पार्टा में दोस्तों यहाँ लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। 6 साल की बच्ची जब हो जाती थी उसको ले जाते थे सेना में भर्ती कराते थे, उसको सेना के सारे गुण, क्योंकि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे दोस्तों, ये जो 2 राज्य थे। तो एथेंस एवं स्पार्टा दोस्तों बहुत एक तरीके से कह लें कि ये मॉडर्नाइजेशन के अगले देश थे दोस्तों। हम लोग कहते हैं ना आज मॉडर्नाइजेशन के तर्क पे देते हैं कि महिलाओं को सारे अधिकार मिले, दलित जाति सब, मतलब सब लोग एक जैसे रहे। वहां पर एथेंस एंड स्पार्टा में दोस्तों ये सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी जब एशियंट काल पर। वहां 6 साल का बच्चा होने के बाद दोस्तों उसको सीधे क्या करते थे, उसको सेना में ले जाते थे और वहां पर उसको उसी अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। 14 साल तक क्या उसको कौन सी शिक्षा दी जानी, फिर उसको शस्त्र शिक्षा दी जानी। तो इस तरीके से उसको क्या किया जाता, और एक तरीके वो राज्य की संपत्ति हो जाता था वो बालक या बालिका। तो यहां पर लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र की, शास्त्र की नहीं दोस्तों, शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पूरे विश्व जहां दोस्तों क्या था, पुरुष सत्तावादी समाज चल रहा था, वहां पर दोस्तों एथेंस एंड स्पार्टा 2 दास।
हालांकि इनका दोस्तों पतन जल्दी होगा क्योंकि इनके ऊपर बस फिर आक्रमण हुआ धीरे धीरे, तो इनका खत्म हो गया, लेकिन ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। तो एथेंस दोस्तों, ग्रीस की दोस्तों कैपिटल है दोस्तों एथेंस, याद रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा कहानी से लिंक कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, तो ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है। ठीक, आज भी देखो बहुत सारे देशों में ऐसा है कि महिलाओं को समान अधिकार पाने के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़ रहा है, आज भी, जब हम कह रहे हैं कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं, है ना, आज भी। तो ये दोस्तों आज हम कब की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर अरस्तु और उसके बाद ये लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद की, मतलब हम कह लें तो 2री 3री शताब्दी ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीस, एथेंस और स्पार्टा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये चीजें मैं देखो थोड़ा सा इसलिए नहीं ले जाना चाहता वहां पर आपको, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। वो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे या हम लोग कह लीजिए जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे वहां पर, लेकिन अभी नीड नहीं है, तो अभी बस इतना ही समझे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कैपिटल ग्रीस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे बच्चों। चलिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, जितना नीड है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, आप ग्रीस से दोस्तों, आप दिख रहा होगा आपको, ग्रीस के दोस्तों जो है वो टर्की जो है बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। अपने एटलस में देखेंगे तो आपको छोटा सा दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में 2 देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में, एक रसिया कह लीजिए, वो यूरोप एशिया में दोस्तों, और एक दूसरा टर्की दोस्तों क्या है, वो उसका कुछ पार्ट दोस्तों ना बोस्पोरस की जो जल संधि आप देख रहे होंगे उससे अलग हो जाता है। तो टर्की भी दोस्तों क्या है, यूरोप एवं एशिया दोनों में स्थित है। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों बुल्गारिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है एक तरीके से कह लीजिए। इसकी जो क्या है कैपिटल, क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है कि इसकी कैपिटल क्या है, बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, वहाँ मैंने एथेंस शायद हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिखा था, तो यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ। एथेंस दोस्तों ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदी कैपिटल इसकी एथेंस। ठीक है, आपको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं लेनी है। कैपिटल इसकी दोस्तों क्या है, एथेंस, सॉरी बुल्गारिया की। तो इसकी दोस्तों सोफिया अंसारी नाम सुना होगा। उसका दोस्तों इतना, मतलब उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था फेसबुक और इंस्टा वालों ने। ठीक है ना, मतलब इंस्टा में शायद ब्लॉक हुई थी ना, उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था सोफिया का। ठीक है, तो बुल्गारिया दोस्तों क्या है, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, सोफिया। ये एस है और ये एफ है। ठीक है, मैं बना दूं दोस्तों, वरना आप लोग खतरनाक खिलाड़ी हैं। एफ, मैं एफ ऐसे ही बनाता हूँ दोस्तों, मेरी आदत है ना। मैं कैसे बनाता हूँ आप दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ऐसे मैं ऐसे ऐप बनाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इसको टर्न कर देता हूँ और फिर ऐप बना देता हूँ। हालांकि आपको टी लग रहा होगा, लेकिन ये है एस। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अपनी तरीके से ऐप बना लीजिएगा। मेरा यही तरीका है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग सोफिया की बात कर रहे थे, तो उसका दोस्तों अकाउंट ही बैन कर दिया। हालांकि अब छोड़िए वो सब बातें। ठीक है, चलिए, तो बुल्गारिया की कैपिटल दोस्तों क्या है, सोफिया। ठीक है, ये हो गई बात। तो हमने दोस्तों क्या देखा, हमने मैसेडोनिया को सेंटर बनाया, और मैसेडोनिया को सेंटर जब हमने बनाया तो हमने 4-5 देशों को पढ़ लिया, यानी 5 देश हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही पहुंचे। इसके बाद दोस्तों इससे अलग दोस्तों एक देश आपको दिख रहा होगा, है ना, मैगडलेनिया, सॉरी मॉन्टेनिग्रो, एक देश आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मैसेडोनिया से हालांकि बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन जब आप अल्बानिया के इधर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में जब देखेंगे, वेस्ट साइड में देखेंगे, इधर साइड में, तो आपको मॉन्टेनिग्रो करके एक देश दिखाई पड़ेगा, मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, टच। तो यहां पर आपको दोस्तों एक मॉन्टेनिग्रो ठीक है, मॉन्टेनिग्रो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मॉन्टे। यहां से दोस्तों क्या होता है, कैपिटल बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, मॉन्टेनिग्रो मैं इसे जोड़ कर दिया, स्टोरी आपको पढ़ाऊंगा तो याद रहेगा। मॉन्टेनिग्रो, इसकी कैपिटल जो है ना दोस्तों, इसकी जो कैपिटल है वो है मोडगेरिको। ठीक है, सॉरी पोडगोरिका, पोड जाओ और रिका,
पोर्टोरिका, PODGORIACA, पोर्टोरिका। मोंटेनिग्रो का दोस्तों कैपिटल क्या है? पोर्टोरिका, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्टोरिका। इसको इंग्लिश में ही लिखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ जैसा मान लीजिए दोस्तों। निग्रो ना है दोस्तों, आप जानते हो कि निग्रो शब्द आपने सुना होगा कहीं और, सुना है दोस्तों निग्रो शब्द? निग्रो शब्द का नाम मतलब जानते हैं? अगर मैं खाली निग्रो लिख दूं तो निग्रो दोस्तों क्या है? एक प्रजाति है। प्रजाति मतलब दोस्तों क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेसलेजन बोलते हैं, रेसल। चलो प्रजाति जानो, ठीक है। तो निग्रो एक प्रजाति है जो क्या वहाँ पाई जाती है दोस्तों? अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों एक निग्रो प्रजाति है। जैसे हमारे यहाँ भी दोस्तों निग्रो कहाँ पाई जाती है? तो हमारे यहाँ दोस्तों आप जब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाएंगे तो वहाँ पे आपको निग्रो प्रजाति मिलेगी। निग्रो दोस्तों क्या होते हैं? निग्रो लोग काले लंबे होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है। एक प्रजाति है, जैसे इंसान की कई प्रजातियाँ हैं, जैसे निग्रो है, मंगोलाइड है ना, भूमध्य सागरीय है, ठीक दोस्तों। इसी तरह फिर कह सकते हैं क्या और होता है दोस्तों, मंगोलाइड, अल्पाइन और प्रोटोअस्लाइड, ठीक है। इस तरीके दोस्तों 5-6 प्रजातियां पाई जाती है हमारे पूरे विश्व में। तो ये जो है ना दोस्तों, ये निग्रो प्रजाति के लोग हैं। निग्रो क्या होता है दोस्तों? निग्रो लोग जो प्रजाति के जो लोग हैं वो अफ्रीका इनका मूल निवास है, अफ्रीका इनका मूल निवास है, ठीक है। इसके बाद इनको भिन्न भिन्न जगह पे, जैसे आप अमेरिका में दोस्तों आपने पढ़ा होगा निग्रो जाति के लोग, तो अमेरिका में जो काले लोग हैं ना वो निग्रो ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका उपनिवेश बना था तो अमेरिका उपनिवेश बनने के बाद अमेरिका में दास की जरूरत थी, तो अफ्रीका से दो लोग पूरे विश्व में दास का निर्यात होता था, तो यहाँ से दासों को भरकर दोस्तों अमेरिका ले गए। इसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो फिर उन्होंने भी अपने मांग की, अपने अधिकारों की मांग की, और फिर वो भी वहाँ के नागरिक बन गए। और आज भी दोस्तों श्वेत और निग्रो के बीच में दोस्तों हम आपको संघर्ष मिलता दिखता है अमेरिका में, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के लोग उनको अपनाना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि हम इसी देश का हिस्सा हैं, ठीक है। हालांकि अब उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिख जाता है। तो निग्रो जो लोग हैं ये आपको अफ्रीका की मूल प्रजाति है, ठीक है। बाकी इनका पूरा आपको पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये अफ्रीका के मूल है ना, निग्रो जो लोग, निग्रो प्रजाति, ठीक है। तो मोंटेनिग्रो याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं वहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपकी नॉलेज को इनहेंस कर रहा है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। आप जान गए कि दोस्तों निग्रो क्या है, निग्रो एक प्रजाति है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि कहाँ की मूल निवासी है, तो आपको पता चलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मूल निवासी है। बाकी ये पाई बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे भारत में हमने बताया कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप में मिलेगी, तो ये आपको पढ़ना भी होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर निग्रो एवं सोम्पेन 2 प्रजाति पाई जाती है ना, जाति, ठीक है। निग्रो एवं सोम्पेन है ना, ट्राइबल या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखेंगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में लिंक करके आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूँगा ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया मोंटेनिग्रो, ठीक है। मोंटेनिग्रो। यहाँ के बाद हम आप सीधे आते हैं दोस्तों, हम आपको बताएं तो दोस्तों जब आप क्या करेंगे कि आप अब अपने पास एटलस होगा, एटलस में दोस्तों आप क्या करेंगे, फ्रांस के पास जाएंगे। फ्रांस के पास जाइए दौड़ते दौड़ते, आप पहुँच गए, ये है फ्रांस, पहुंचिए दोस्तों, ये है दोस्तों फ्रांस, और फ्रांस के बगल में दोस्तों है स्पेन। दोनों देश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में एक देश है दोस्तों, नाम सुना होगा दोस्तों, एंडोरा। एंडोरा देश का नाम दोस्तों आपने सुना होगा बहुत बार। और एंडोरा जो देश है ना दोस्तों, स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये बफर कंट्री के रूप में है, यानी दोनों के बीच में है। ये स्पेन एवं फ्रांस के दोस्तों बीच में है दोस्तों। आप देखेंगे, आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा एंडोरा। तो इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, एंडोरा ला विल्ला। एंडोरा ला विल्ला इसकी कैपिटल है, ठीक है। आप लिख सकें तो आप लोग लिखें एंडोरा ला विल्ला, ठीक है। आपको दिख रही है, आपको एंडोरा दिख रहा होगा कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन के दोनों जहाँ पे बॉर्डर टच कर रहे हैं वहीं पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एंडोरा, ठीक है। तो एंडोरा एक कंट्री है दोस्तों, लिख लीजिए। कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोरा दोस्तों, ठीक है, एंडोरा, ठीक है, एंडोरा। और इसकी कैपिटल है दोस्तों एंडोरा ला बेल्ला। कैपिटल इसकी क्या है, कैपिटल क्या है इसकी एंडोरा ला वेल्ला, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हिंदी से लिख लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में ही याद रहेगा, मतलब एंडोरा ला वेल्ला, एंडोरा ला वेल्ला, ठीक है। तो और एक चीज और, इसमें एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट एक और बनाइए, ये तो ये पॉइंट एक और पॉइंट बनाइए, लिखाइए, यह फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। लिखिए ताकि आपको पता लगे, आपको पता, आप जब पढ़ेंगे दोबारा तो आपकी नजर सीधे वहीं पहुंचेगी, फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। तो लिखिए, यह स्पेन एवं फ्रांस के मध्य स्थित है, ठीक है। लिख लीजिए, यह स्पेन एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। इट इज लोकेटेड बाय, है ना, इट इज लोकेटेड बिटवीन, है ना, बिटवीन फ्रांस एंड दोस्तों स्पेन,
इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एवं स्पेन। तो यह स्पेन एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे, इतनी चीज आ गई। इसके बाद दोस्तों एक और कंट्री है जिसका नाम है मोनाका, मोनाका। ठीक है, ये छोटी कंट्री है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, मैं थोड़ा सा आपको पानी पी लूँ, मुझे खांसी आ रही है। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखते चलिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हो गया। तो आपको मोनाका दिखाते हैं। अब हम मोनाका दोस्तों हम जानते हैं कहाँ पर है, हम इसको ढूंढते हैं। मोनाका, वेयर इज मोनाका? आप ढूंढिए दोस्तों, आपको एटलस में कहीं नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। सॉरी। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं मोनाका। एक कंट्री है दोस्तों मोनाका, ये है कहाँ पर? तो इसकी कैपिटल सबसे पहले बताओ हमें, हम आपको दिखाते हैं ये है कहाँ पर, आपको हम एटलस में दिखाते हैं। आप दोस्तों फ्रांस जाइए, और फ्रांस और जहाँ पर इटली टच हो रहा है बॉर्डर, जहाँ पर फ्रांस और इटली कहाँ पर जाएंगे? ओशियन तरफ जाएंगे, यानी मेडिटेरियन सी की तरफ पे जाइए, और जहाँ पर इटली और फ्रांस दोनों बॉर्डर शेयर करें वहाँ देखिए, और वहाँ पर आपको बड़े बड़े ब्लैक अक्षरों से लिखा हुआ मिलेगा मोनाका। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए जरा ओशियन में जाएंगे, और ओशियन के पास में, मतलब जहाँ पर फ्रांस और स्पेन जहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर स्पेन और फ्रांस, सॉरी स्पेन नहीं, इटली और फ्रांस, इटली और फ्रांस, सॉरी मेरे बच्चों, इटली और फ्रांस जहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इटली और फ्रांस जहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उसी पे देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये हाँ, ये आ जाइए, यहाँ देखिए ये फ्रांस है, और दोस्तों ये क्या है? इटली है। ठीक है, और इटली और फ्रांस जहाँ पर बॉर्डर टच कर रहे हैं वहाँ पर देखिए आपको ये देखिए लिखा मिलेगा, ये मैं आपको देखो लिगेरियन दोस्तों सी आपको जहाँ पर मिलेगा, लिगेरियन सी के जस्ट ऊपर देखो आप देखेंगे मोनाका दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा दोस्तों? मोनाका दोस्तों है कैपिटल क्या इसकी दोस्तों? इसकी कैपिटल है दोस्तों मोंटे कार्लो। इसकी कैपिटल जो है दोस्तों मोंटे कार्लो इसकी दोस्तों क्या है? कैपिटल है। ठीक है, मोनाका की दोस्तों कैपिटल क्या है? मोंटे कार्लो। और यह दोस्तों फ्रांस के मध्य स्थित है, लिख लीजिए दोस्तों, यह फ्रांस के मध्य स्थित है, या फ्रांस के, हालांकि वो दिखा रहा है बॉर्डर पे, लेकिन है फ्रांस के बीच में, या फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये दोस्तों हो गई मोनाका की बात, और मोनाका की बात हो गई। इसके बाद अब हम और आगे चलेंगे। अभी हमको 3 देश पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको दोस्तों बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, या बाल्टिक राष्ट्र बोलते हैं, या बाल्टिक नेशन बोलते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो दोस्तों हम लोग उधर बढ़ेंगे दोस्तों, और अब हम ये मिटा लेंगे। ठीक है, हो गया, मोनाका देख लिया आपने, और ये फ्रांस के मध्य स्थित ये लिख लिया, कैपिटल मोंटे कार्लो लिख लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 3 कंट्री के बारे में, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और है ना, और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री को दोस्तों हम पढ़ेंगे, जिनको क्या बोला जाता है? इनको बाल्टिक नेशन बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक नेशन हैं, या कौन से देश बाल्टिक नेशन हैं, आपको दिया जा सकता है, और 3 दे देगा ये, और एक चौथा कोई और दे देगा, और आपको कंफ्यूज कर देगा, और वो यूरोप का ही देगा। तो अब पहले आप डालिए दोस्तों, 3 देशों में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एस्टोनिया, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सबसे पहले एस्टोनिया है कहां पर? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले लिख लीजिए एस्टोनिया, ऐसे लिख लीजिएगा एस्टोनिया, हिंदी वाले छात्र मेरे। चलिए एस्टोनिया, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो बहुत तल्लीन है दोस्तों, इसकी कैपिटल है तल्लीन, मैं टल्ली हो गई है ना, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों तल्लीन, TALLIN होगा दोस्तों, तल्लीन, ठीक है, टल्ली होगा। ठीक है, तो एस्टोनिया के दोस्तों जो कैपिटल है वो है तल्लीन। ठीक है मेरे बच्चों, एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है दोस्तों तल्लीन। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट जो कंट्री है वो है लातविया। अभी मैं इनकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, बस आप पहले लिखिए
लातविया, 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 लातविया। इसकी जो कैपिटल है मेरे बच्चों, ठीक है, और इनको एक साथ लिखिएगा, ठीक है मेरे बच्चों, एक साथ लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक ही पेज में आ जाए ताकि ऐसा लिखिएगा, ठीक है। पता चले आधा दो इधर लिख दिए, तीसरा पेज में नहीं, दोनों तीनों का एक ही पेज में लिखिएगा क्योंकि मुझे कुछ कराना है इसमें, ठीक है। तो लातविया की जो कैपिटल है दोस्तों उसका नाम है रीगा, रीगा 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 रीगा, ठीक है, रीगा, ठीक। तो लातविया की जो कैपिटल है वो है रीगा। एस्टोनिया की कैपिटल है टल्लिन, तो पी के टल्ली हो गई, ठीक है। लातविया जो है, लातविया क्या है, रीगा। इसके बाद एक और कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है। क्या कैपिटल कंट्री का नाम है, तो अब तो ले ही ना पा रहे होंगे शायद, है ना, लिथुवानिया, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, लिथुआनिया ए है, एक सेकंड, ए थे, एक सेकंड, इसकी हाँ, लिथुआनिया, 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 ठीक है, लिथुआनिया, लिथुआनिया। और इसकी जो कैपिटल है वो है विन्यस, विनियस, 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 विनियस। एक सेकंड, ये दोस्तों इसकी कैपिटल है, कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, तो इसकी कैपिटल है विलिनस, 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 ठीक है, एन यू यू, इसकी स्पेलिंग मैं भूल जाता हूँ दोस्तों, ठीक है। ऐसे ऐसे स्पेलिंग दोस्तों, हम लोग तो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और हमको वैसे ही इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, और इनको एक तो लिथुआनिया, एक तो खींच खींच के पढ़ो, लातविया, एस्टोनिया, ये पता नहीं क्या क्या नाम है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वो लोग क्या होते हैं, हम लोग के हिंदी शब्द नहीं बोल पाते, ला को बोले ला, है ना, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे ना, तो हम लोग हिंदी कैसे बोल रहे, मतलब इंग्लिश बोलने में इतने ज़्यादा, वैसे ही दोस्तों हम लोग को बोलने में तकलीफ होती है। और ऐसे ऐसे शब्द विलिनस, विलिनियस, लिथुआनिया, ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे तो हमारी जवानी टूट जाए दोस्तों। ये को 2 ही 4 पढ़ने पड़े। हाँ, अब ये पढ़ लिए इनको दोस्तों, क्या है ये, क्या है दोस्तों, ये बाल्टिक नेशन है, ऐसे करके इनके आगे ऐसे करके लिख लेंगे, है ना, ऐसे करके लिख लेंगे। यह बाल्टिक राष्ट्र हैं, ये तीनों बाल्टिक राष्ट्र हैं। बाल्टिक देश पूछा जा सकता है आपसे, या बाल्टिक राष्ट्र लिखिए, वैसे तो बाल्टिक राष्ट्र हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक जो है, आपको ट्रिक याद रखना है, तो ट्रिक दोस्तों क्या है, हर का पहला अक्षर ले लीजिए सबका, ELL, ELL स्क्वायर, जैसे EMC स्क्वायर है तो यही इसी तरह EL स्क्वायर है, EL स्क्वायर है, यानी ई से इस्टोनिया, एल से लातविया और एल से लिथुआनिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनका क्रम याद रखिएगा, ये नॉर्थ से साउथ मैंने लिखाया है दोस्तों, ये क्रम जो है, ये क्रम दोस्तों नॉर्थ से साउथ का। आप देखिए, आप अपने उस पर, और कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा दूँ, आप जाके दोस्तों, आपके जब देखो यहाँ पर देखिए, फिनलैंड है ऊपर, फिनलैंड पढ़ाया था मैंने, यहाँ पर फिनलैंड देखिए ऊपर है, फिनलैंड के जस्ट नीचे देखिए एस्टोनिया दिख रहा है, लातविया दिख रहा है, लिथुआनिया दिख रहा है, ठीक है, लिथुआनिया दिख रहा है। ये तीनों देश दोस्तों नॉर्थ से साउथ का क्रम है। और इसी के बगल में इनको बाल्टिक नेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाल्टिक सी है दोस्तों, बाल्टिक सागर है इनके दोस्तों, वेस्ट में या पश्चिम में देखेंगे आप, उसको बाल्टिक सागर है, इसीलिए इनको दोस्तों बाल्टिक नेशन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा जाता है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक नेशन के पार्ट हैं या नहीं है, कुछ भी दे सकता है, और आपको इन तीनों को याद रखना है कि ये तीनों ही बाल्टिक नेशन है। और इनकी ट्रिक जो है EL स्क्वायर, जिस तरीके से EMC स्क्वायर होता है इसी तरीके से EL स्क्वायर होता है। तो बाल्टिक नेशन इक्वल टू, लिखिए मेरा दोस्तों फार्मूला, मेरा नया फार्मूला, तो बाल्टिक नेशन यानी BN इक्वल टू, बाल्टिक मतलब बी, बाल्टिक हमने बी लिया और नेशन मतलब एन लिया मैंने, BN इक्वल टू EL स्क्वायर, ये फार्मूला है दोस्तों बाल्टिक नेशन का, ठीक है। BN इक्वल टू EL स्क्वायर, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं दोस्तों, E इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था, इसी तरह ये मेरा फार्मूला है दोस्तों, BN इक्वल टू EL स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसने दिया, है ना, रिटन बाय, लिखिए रिटन बाय सुनील कुमार, हो गया, रिटन बाय सुनील कुमार, ये हमारा फार्मूला है और ये आज से हमारा कॉपीराइट हो गया इस पर, ठीक है, ठीक। तो BN इक्वल टू यानी बाल्टिक नेशन इक्वल टू EL स्क्वायर, यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है।
ये हमने दिया है फार्मूला, ये और इस पर हमारा पेटेंट हो गया। अगर कोई पढ़ाते हुए मिलता है ये फार्मूला तो उस पर हम कॉपीराइट का क्लेम लगाएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, देखिएगा कहीं तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो BN = EL², ठीक है। ठीक, तो चलिए याद हो गया दोस्तों तीनों कंट्री। आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। मैं आपसे एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आप क्लास करते रहिए कंटिन्यू, और आप जो मैं कहता हूँ जैसा मैं लिखाता हूँ आपको ऐसा लिखते चलिए, और एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लीजिए। जीवन में कभी ज्योग्राफी के प्रति दुख नहीं आएगा, आप कोई ज्योग्राफी के लिए परेशान ही नहीं कर पाएगा कोई पेपर में, आप आराम से ज्योग्राफी में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस आप रिवीजन करते रहें, बार बार चीज़ों को देखते रहें, और मैंने इस तरीके से मैं आपको फ्रेम करके पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, और आपको बड़े मज़े से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहें चीज़ें, आपको दिमाग में छप जाएं और आपको चीज़ें सीखें। आप सीखना मेन पर्पस होना चाहिए आपका, ना कि दोस्तों आप यहाँ आए आपने क्लास की और चले गए। और इसीलिए मैं आपको कोई PDF नहीं प्रोवाइड कराता, मैं कोई भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहीं कराता हूँ ताकि आप सीखें, आपके दिमाग में छपें। मैं इसलिए हर चीज़ को बनाता हूँ, लिखाता हूँ, ताकि आप लिखेंगे तो आपको दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। लिखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। इसलिए दोस्तों आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाएं, खुद से दोस्तों लिखें, चीज़ों को याद करें, रिवीजन करें बार बार, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो हमने दोस्तों आज ये हो गया हमारे तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट का पढ़ा। अभी एक चीज़ जान लो, अभी यूरोप कॉन्टिनेंट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप पहली क्लास मेरी देखेंगे तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में चीज़ें समझ में आएंगी। पहली क्लास मैंने बताया कि हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, यानी इसका डिवीजन हम लोग 2 पार्ट में, एक पॉलिटिकल डायमेंशन, दूसरा फिजिकल डायमेंशन। आप जब पढ़ेंगे पहली क्लास तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ये मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन अभी खत्म किया है। अब हम लोग दूसरा कल से जो स्टार्ट करेंगे इसका, वो होगा दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, यानी दोस्तों भौतिक पक्ष। फिजिकल डायमेंशन में क्या शुरू करेंगे, जैसे रिवर है, लेक्स हैं, माउंटेन हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट हैं, ठीक है, और क्या है दोस्तों, और प्लेटू है। इस तरीके से ये दोस्तों इसका फिजिकल डायमेंशन। तो कल से हम लोग दोस्तों इसका फिजिकल डायमेंशन शुरू करेंगे, यानी अभी यूरोप कॉन्टिनेंट खत्म नहीं हुआ। अभी हमने 5 क्लास में दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट का तो क्या देखा दोस्तों, हम लोग ने पॉलिटिकल डायमेंशन देखा और बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। और कल से हम लोग फिजिकल डायमेंशन शुरू करेंगे, और कल से हम लोग लेक, रिवर कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए यूरोप कॉन्टिनेंट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को अब याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ चलना है। अभी तो हमको स्ट्रेट पढ़नी है, गल्फ पढ़नी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी पढ़नी, कौन कौन से ओशियंस है छोटे छोटे, या सी है, सॉरी ओशियन नहीं सी है, उनको पढ़ना है। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी क्लास। दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ जहाँ आपका मतलब जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक दोस्तों इस वीडियो को पहुँचाएं। और अपने दोस्तों, अपने जो भी हैं, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं वहाँ पर दोस्तों सबसे सब्सक्राइब भी करवा दें, ठीक है। तो शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि और भी लोग देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही हैं और चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो मैं वैसा कि आपको मैं जितना संभव हो सकता है मैं उतना आपके लिए एफर्ट करता हूँ। संसाधन की कमी हो सकती है, लेकिन संसाधन की कमी फील नहीं होने देता मैं आपको, ठीक है। डिजिटल बोर्ड ना हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन डिजिटल बोर्ड का फुल आपको एकदम समझिए वो दिलाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, तरीका मैं ढूंढ लेता हूँ कैसे पढ़ाना है, बस आपको आगे ईमानदारी से पढ़ना है, क्लास को करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए आज हम लोग यहीं तक। और मैं आपको एक चीज़ जाने से पहले एक चीज़ ये भी कहूँगा कि चीज़ों को दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ें, चीज़ों को मज़े लेकर पढ़ें, चीज़ों को सीखें और चीज़ों को नोट्स बनाते चलें। खुद का PDF पे कभी PDF कलेक्टर ना बने दोस्तों। मैं PDF कलेक्टर वालों से बहुत मेरा बहुत जी जलता है, खून जलता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ढेर सारी PDF आज जाएंगे, प्रिंट हर दूसरे दिन प्रिंट आउट की दुकान पर खड़े रहेंगे, क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं। लेकिन प्रिंट आउट कभी पूछो उनसे, कभी पढ़ा है, धारा रहता है, महीनों बीत जाते हैं दोस्तों, छूते नहीं हैं, क्लास करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे कंटेंट, अरे पढ़ लेंगे पेपर के टाइम, वो कब पेपर आगे चला भी जाता है वो मौका ही नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप जब नोट्स बनाते हैं तो कम से कम नोट्स बनाते समय तो आप पढ़ रहे हैं ना, आप नोट्स बनाते तो उसमें, और आपके पास ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं होगा, आपने एक रिफाइंड नोट्स रखा है ताकि आप जब क्योंकि रिवीजन करना हो पेपर के टाइम पे तो आप आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे पढ़ना है अगर आपको तो आप बुक्स पढ़ें, PDF मत पढ़ें, बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से आपको ये होगा कि आपको बुक्स में अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आपके चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। लेकिन आप ये PDF जो उसने बुक्स को उतार के आपको दे दिया है, क्या मतलब वो PDF पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इच्छे से तो आप बुक्स पढ़ें, बुक्स अच्छी होती है दोस्तों, राइटर्स लिखते हैं तो कुछ अच्छा ऑथेंटिक बुक्स होती है, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ तो थोड़ा PDF पे कम
फोकस करें, बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें, अपना खुद का नोट्स बनाएं, की पॉइंट वाले नोट्स बनाएं, ताकि आप, जैसे मैं बना रहा हूँ आपको, ताकि आप रिवीजन समय क्विक रिवीजन कर पाएं और आपको याद रहे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बस करते जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्ते, जय हिंद, बाय।